हमारे सीनियर साल के दौरान मेरे हाई स्कूल के दोस्तों के समूह और मैंने कम से कम महीने में एक बार कैंपिंग करने की परंपरा बनाई थी। यह कहानी उन्हीं में से एक ट्रिप की है। जिस जगह हम कैंपिंग करते थे वो हमने कुछ साल पहले खोजी थी। यह जगह बहुत दूर थी, आम कैंपिंग स्थानों से दूर, और हमें वहां एकांत का एहसास होता था जिसे हम बहुत पसंद करते थे। हम वहां अपने टेंट्स लगा सकते थे, एक बड़ा सा बोनफायर बना सकते थे और बिना किसी की चिंता किए खुद के बीच समय बिता सकते थे। एक विशेष ट्रिप बहुत अजीब और विचलित कर देने वाली घटनाओं के कारण यादगार है। यह एक ठंडी शरद ऋतु का वीकेंड था और समूह में मैं, मार्को, रिकार्डो और हमारे 3 अन्य करीबी दोस्त शामिल थे। हम दोपहर में अपनी सामान्य जगह पर पहुंचे, कैंप सेट करने और वीकेंड का आनंद लेने के लिए उत्सुक थे। जब हम टेंट्स लगा रहे थे और बोनफायर के चारों ओर इकट्ठे हुए, तब तक सूरज डूब रहा था और हम कहानियां साझा कर रहे थे, हंस रहे थे और मस्ती कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हमने अपनी नियमित रात की हाइक पर जाने का फैसला किया। जंगल बहुत ही शांत था, केवल हमारे कदमों की आवाज और कभी-कभी रात के जीवों की आवाजें उस शांति को तोड़ रही थीं। हमने एक परिचित रास्ते पर चलना शुरू किया। हमारी टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। करीब 1 घंटे बाद हमने एक ब्रेक लेने का फैसला किया और अंधेरे का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए अपनी टॉर्च बंद कर दी। तभी हमने सुना एक धीमी, नियमित रूप से टकराने की आवाज जो जंगल के गहरे हिस्से से आ रही थी। पहले हमें लगा कि यह कोई जानवर है, लेकिन वह आवाज बहुत ही नियमित और जानबूझकर की गई लग रही थी। हमने एक दूसरे की ओर चिंता भरी नजरों से देखा, उस आवाज का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। मार्को, हमेशा की तरह बहादुर, ने सुझाव दिया कि हमें जांच करनी चाहिए। हम हिचकिचाते हुए लेकिन उत्सुकता के साथ उस आवाज की दिशा में सावधानी से बढ़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वह आवाज तेज होती गई और हमें एक छोटे से खुले स्थान पर ले गई। वहां उस खुले स्थान के बीच में एक पुराना जर्जर केबिन था जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। यह ऐसा लग रहा था जैसे इसे दशकों से छोड़ दिया गया हो। लकड़ी सड़ चुकी थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। वह टकराने की आवाज केबिन के अंदर से आ रही थी। हमारी जिज्ञासा डर के साथ मिल गई थी जब हम धीरे धीरे केबिन के पास पहुंचे। मार्को, हमेशा की तरह सबसे बहादुर, ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। बाकी हम भी उसके पीछे चले। हमारी टॉर्च की रोशनी उस जर्जर संरचना को रोशन कर रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और मार्को ने उसे धीरे से धकेला, जिससे एक चरमराती आवाज आई। टकराने की आवाज अचानक बंद हो गई और एक भारी खामोशी ने उसकी जगह ले ली। हम अंदर कदम रखा। हमारी टॉर्च की रोशनी में पुराने, धूल भरे फर्नीचर और जालों से भरा एक कमरा दिखाई दे रहा था। हवा में एक भारी बदबू थी। जैसे जैसे हम केबिन के अंदर आगे बढ़े, हमने दीवारों पर अजीब से निशान देखे, जो कुछ हद तक रन और सिगिल्स की तरह दिख रहे थे। हमारा डर हर पल बढ़ता जा रहा था। अचानक रिकार्डो ने कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां एक छोटा, प्राचीन दिखने वाला चेस्ट रखा था। वह आधा खुला हुआ था और अब टकराने की आवाज उस चेस्ट से आ रही थी। मार्को अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर चेस्ट के पास गया और उसे पूरी तरह से खोल दिया। अंदर हमें पुराने फोटोग्राफ्स, पत्र और एक अजीब दिखने वाला लकड़ी का बॉक्स मिला। फोटोग्राफ्स ब्लैक एंड व्हाइट थे, जिनमें एक परिवार दिख रहा था जो शायद कई साल पहले उस केबिन में रहता था। पत्र एक ऐसे भाषा में लिखे हुए थे जिसे हम में से कोई भी समझ नहीं पाया। मार्को ने उस लकड़ी के बॉक्स को खोला। अंदर एक जटिल रूप से नक्काशी किया हुआ लकड़ी का आकृति था, जो एक मानवाकार प्राणी जैसा दिख रहा था, जिसके अंग लंबे और चेहरा विकृत था। जैसे ही मार्को ने उस आकृति को छुआ, टकराने की आवाज बंद हो गई और हमारे ऊपर एक भयानक डर का साया मंडराने लगा।
अचानक केबिन का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और हम घोर अंधेरे में डूब गए। हमारी टॉर्चें टिमटिमाने लगीं और फिर पूरी तरह से बंद हो गईं, हमें घने अंधेरे में छोड़कर। हम घबराहट में बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। हवा ठंडी हो गई थी और हमें चारों ओर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन नजर नहीं आ रहा था। किसी तरह हम दरवाजे तक पहुंचे और बाहर की ओर भागे, सांसें थामते हुए। हम अपने कैंप साइट की ओर भागे, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। जब हम अपने बोनफायर के पास पहुंचे, तब जाकर हमने उस घटना को समझने की कोशिश की। कोई भी उन अजीब घटनाओं को समझा नहीं पाया और हमने उस घटना के बारे में फिर कभी बात न करने का फैसला किया। हमने बाकी रात आग के चारों ओर सिमट कर बिताई, सोने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगली सुबह हमने अपना कैंप साइट समेटा और जंगल से निकल गए, यह कसम खाते हुए कि उस जगह पर कभी नहीं लौटेंगे। आज भी उस रात की यादें हमारे दिलों में बसी हुई हैं। हम अक्सर उस केबिन, उन अजीब निशानों और उस लकड़ी की आकृति के बारे में सोचते हैं। कुछ ने तो यह भी सोचा है कि शायद हम किसी अन्य दुनिया या अलौकिक चीज से टकरा गए थे। डर और अनिश्चितता के बावजूद हमारी कैंपिंग ट्रिप्स जारी रहीं, लेकिन हम अब और भी अधिक सतर्क थे कि हम कहाँ जा रहे थे। वह घटना हमें यह याद दिलाती रही कि अज्ञात खतरों का सामना हमें सबसे अनपेक्षित जगहों पर भी करना पड़ सकता है। एक गर्मी की शाम मैं और मेरे हाई स्कूल के दोस्त मेरे घर पर इकट्ठा हुए थे, एक मज़ेदार रात बिताने के लिए। हमने अभी अभी अपनी सीनियर क्लास ख़त्म की थी और यह हमारी कॉलेज जाने से पहले की आखिरी मुलाकातों में से एक थी। मेरे माता पिता शहर से बाहर थे, इसलिए पूरा घर हमारे पास था। यह हमारे पसंदीदा कामों में से एक के लिए बिल्कुल सही था, भूतों की कहानियाँ सुनना और पैरानॉर्मल खेल खेलना। हमने एक खेल आजमाने का फैसला किया जिसे हमने एक दोस्त से सुना था, द मिडनाइट मैन। यह खेल एक अलौकिक प्राणी को बुलाने के बारे में था जिसे मिडनाइट मैन कहा जाता है और हमें उससे सुबह 3:33 बजे तक बचना था। खेल के नियम सरल थे लेकिन डरावने। हमें एक कागज पर अपना पूरा नाम लिखना था, उस पर अपनी उंगली चुभाकर एक बूंद खून गिराना था और उसे दरवाजे के सामने रखना था। आधी रात को हमें दरवाजे पर 22 बार दस्तक देनी थी, जिसमें अंतिम दस्तक ठीक आधी रात को होनी चाहिए। फिर हमें दरवाज़ा खोलना था। जो मोमबत्ती हम पकड़े हुए थे उसे बुझाना था और दरवाज़ा बंद करना था। ऐसा माना जाता था कि इससे मिडनाइट मैन घर में आ जाएगा। इसके बाद हमें मोमबत्ती को फिर से जलाना था और उसे हमेशा अपने साथ रखना था। घर के चारों ओर घूमते रहना था ताकि मिडनाइट मैन से बचा जा सके। अगर मोमबत्ती बुझ जाती है तो इसका मतलब है कि वह पास है और हमें उसे 10 सेकंड के भीतर फिर से जलाना था। अगर हम असफल होते हैं तो हमें 3:33 बजे तक सुरक्षा के लिए नमक का एक घेरा बनाना था। अगर हम तब तक जीवित रह जाते हैं तो खेल खत्म हो जाएगा और मिडनाइट मैन चला जाएगा। हम सभी खेल के लिए तैयार होते समय नर्वस और उत्साहित थे। कुछ हम में से संदेहपूर्ण थे, जबकि अन्य वास्तव में डरते थे। लेकिन हम सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या होगा। हमने चरणों का पालन किया, अपने नाम लिखे, अपनी उंगलियां चुभाई और दरवाजे पर दस्तक दी। आधी रात को हमने मोमबत्ती बुझाई, दरवाज़ा खोला और फिर जल्दी से बंद कर दिया। खेल शुरू हो गया था। हमने अपनी मोमबत्तियां फिर से जलाईं और घर के चारों ओर घूमने लगे, एक ही जगह पर अधिक समय तक रुकने से बचने की कोशिश की। शुरू में यह बस एक मज़ेदार और रोमांचक अनुभव था, जिसमें बहुत सारी नर्वस हंसी और मजाक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, माहौल और तनावपूर्ण हो गया। घर सामान्य से ज़्यादा चरमराने और गड़गड़ाने लगा और हमने हल्की अज्ञात आवाज़ें सुननी शुरू कर दी। खेल शुरू होने के करीब 1 घंटे बाद मार्को की मोमबत्ती बुझ गई। हम सभी जम गए, उसे देखते हुए, जबकि वह उसे फिर से जलाने की कोशिश कर रहा था।
वह समय रहते उसे फिर से जलाने में सफल रहा, लेकिन उसकी आंखों में भय स्पष्ट था। उस समय से हम सभी चौकन्ने थे, अपनी मोमबत्तियों को बार बार चेक करते रहे और हर छोटी आवाज पर चौंक जाते रहे। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, हमारी ओर अधिक मोमबत्तियां बेतरतीब समय पर बुझने लगीं। हर बार हमने उन्हें फिर से जलाने की कोशिश की, हमारी नसें अधिक से अधिक टूटती गईं। हमें ऐसा लगने लगा कि कोई हमें देख रहा है, और जो घर कभी परिचित था अब विदेशी और डरावना लगने लगा। एक समय पर रिकार्डो की मोमबत्ती बुझ गई और घबराहट में उसने इसे गिरा दिया। मोमबत्ती फर्नीचर के एक टुकड़े के नीचे लुढ़क गई और हम सभी इसे उठाने और फिर से जलाने के लिए संघर्ष करने लगे। जैसे ही हम इसे फिर से जलाने में सफल हुए, हमने दरवाजे पर एक जोरदार गूंजती दस्तक सुनी। ये वही दस्तक थी जो हमने आधी रात को दी थी। हम सभी भय से जम गए, दरवाजे को देखते हुए। दस्तक जारी रही और अधिक तेज और जोरदार होती गई। हम डर के मारे हिले डुले नहीं, भय और अनिर्णय की स्थिति में फंसे रहे। आखिरकार मार्को ने दरवाजे के पास जाने का साहस जुटाया। उसने एक पल के लिए संकोच किया, फिर दरवाजा खोला और बाहर केवल खाली रात को देखा। दस्तक तुरंत बंद हो गई। हमने दरवाजा बंद कर दिया और पीछे हट गए। हमारा भय अब स्पष्ट था। हम सभी लिविंग रूम में एक साथ जुट गए, शांत रहने और अपनी मोमबत्तियों को जलाए रखने की कोशिश कर रहे थे। वातावरण तनाव से भरा हुआ था और हर छाया में कोई छिपा हुआ खतरा लगता था। जैसे जैसे घड़ी 3:33 बजे के करीब पहुंची, अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। हमने फुसफुसाहटें सुनी जो कहीं से आती हुई प्रतीत होती थीं, और ठंडी हवाएं महसूस कीं, जबकि सभी खिड़कियां बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मिडनाइट मैन हमारे साथ खेल रहा हो, हमारी दृढ़ता को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अंत में, जो अनंत काल की तरह महसूस हो रहा था, घड़ी ने 3:33 बजे का समय दिखाया। घर में दबाव का अनुभव गायब हो गया और अजीब आवाजें बंद हो गईं। हमने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली, थकावट और अविश्वास से भरे हुए। खेल खत्म हो गया था और हम बच गए थे। हमारी थकावट के बावजूद हम में से कोई भी सो नहीं सका। हमने सुबह तक जो हुआ उस पर चर्चा की और उसे समझने की कोशिश की। कुछ हम में से यकीन था कि हमने कुछ अलौकिक अनुभव किया था, जबकि अन्य ने इसे डर और कल्पना का संयोजन बताया। लेकिन चाहे हम इसे कैसे भी समझाते, हम सभी एक बात पर सहमत थे, हम फिर कभी मिडनाइट मैन का खेल नहीं खेलेंगे। इस अनुभव ने हम पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह अज्ञात और भय की शक्ति की एक ठंडी याद दिलाता है। अब भी वर्षों बाद जब हम एक साथ आते हैं और अपने हाई स्कूल के दिनों को याद करते हैं, तो उस रात की कहानी हमेशा सामने आती है और हम अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस किए बिना नहीं रह सकते।